चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और उस एक शख्स की जिंदगी को समझते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, सिकंदर महान। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पाठ नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जुनून है, किस्मत के खेल हैं और एक ऐसा रहस्य है जो आज 2000 साल बाद भी हमारे जहन में घूमता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक नौजवान राजा के कदमों की आहट से ही बड़े बड़े शहर कांप उठते थे। एक ऐसा दौर जहां सदियों पुरानी सल्तनतें, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थीं। ये कहानी है मैसेडोनिया के एक 20 साल के लड़के की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 30 साल का होने तक उसने उस वक्त की लगभग पूरी जानी पहचानी दुनिया को जीत लिया था। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान इतनी बड़ी ताकत बन गया? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि सिकंदर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। वो क्या चीजें थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने उसे वो महान योद्धा बनाया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। सिकंदर की जिंदगी के शुरुआती कुछ साल देखिए। 356 ईसा पूर्व में जब वो पैदा हुआ तो जोर का तूफान आया और लोगों ने इसे एक इशारा माना। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने उस जंगली घोड़े बुसेफेलस को काबू कर लिया जिसे कोई हाथ तक नहीं लगा सका। फिर 13 साल की उम्र में उसे गुरु मिले तो कौन? महान दार्शनिक अरस्तु। और फिर महज 20 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद वो मैसेडोनिया के तख्त पर बैठा। उसका हर कदम जैसे आने वाले तूफान का पैगाम था। और शायद यही वो पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय उसकी आंखों में वो आग देख चुके थे। उन्होंने कहा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने सिकंदर की दुनिया जीतने की महत्वाकांक्षा को हवा दे दी। अब हम पहुंचते हैं सिकंदर की जिंदगी के उस हिस्से में जहां से उसकी महान विजय यात्रा शुरू होती है। ये वो दौर है जहां उसकी सैन्य प्रतिभा ने दुनिया को चौंका दिया और एक किंवदंती ने जन्म लिया। राजा बनते ही सिकंदर ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने बिजली की रफ्तार से विद्रोहों को कुचला और अपने डर और सम्मान के दम पर पूरे ग्रीस को एक झंडे के नीचे ले आया। और फिर उसने अपनी नजरें पूरब की ओर घुमाईं, उस समय के सबसे बड़े और अमीर साम्राज्य फारस की तरफ, और ग्रानिकस में अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की। इस सूस की लड़ाई में सब कुछ साफ हो गया। एक तरफ थी सिकंदर की छोटी मगर चट्टान की तरह मजबूत सेना, और दूसरी तरफ पारस के राजा डेरियस की कई गुना बड़ी फौज। लेकिन असली फर्क था लीडरशिप का। सिकंदर वो राजा था जो सबसे आगे लड़ता था, और डेरियस वो जो मैदान छोड़कर भाग गया। जब सिकंदर मिस्र पहुंचा तो लोगों ने उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया। वहां के पुजारियों ने तो उसे ज़्यूस का पुत्र, यानी एक जीता जागता देवता ही घोषित कर दिया। ये वो पल था जब वो सिर्फ एक राजा नहीं रहा बल्कि एक किंवदंती बन गया, शायद अपनी खुद की नजरों में भी। और ये थी उसकी दिमागी बाजीगरी का सबसे बड़ा सबूत, गौगोमेला की लड़ाई। देखिए उसकी चाल कितनी सरल और असरदार थी। उसने चालाकी से पारसी घुड़सवारों को किनारों पर उलझाया, जिससे बीच में एक गैप बन गया, और बस उसी गैप से उसने बिजली की रफ्तार से सीधा डेरियस पर हमला कर दिया। इस एक चाल ने पारसी साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फारस को जीतने के बाद भी सिकंदर रुका नहीं, उसकी भूख शांति नहीं हो रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां वो दुनिया के छोर तक पहुंचने की जिद में था, और पहली बार उसे बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनों की तरफ से चुनौती मिलने वाली थी। भारत में हाइडेस्पिस नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। राजा पोरस ने इतनी बहादुरी दिखाई कि सिकंदर जंग जीतने के बाद भी उनका कायल हो गया। उसने सम्मान के तौर पर पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया। ये दो महान योद्धाओं की टक्कर थी। लेकिन उसके अपने सैनिक अब लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुके थे। सालों से घर से दूर वो बस वापस जाना चाहते थे। दुनिया जीतने का सिकंदर का सपना अब उन्हें एक बोझ लगने लगा था, और आखिरकार उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए जरा, जिस इंसान ने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया, वो अपनी जिंदगी की इकलौती लड़ाई अपने ही सैनिकों से हार गया। ये कोई जंग के मैदान की हार नहीं थी, ये एक निजी हार थी जिसने उसका दिल तोड़ दिया और पूरब की ओर उसके सपनों को हमेशा के लिए रोक दिया।
सिकंदर बेबीलोन लौटा और नए अभियानों की तैयारी करने लगा। लेकिन यहीं अपने बनाए साम्राज्य के दिल में उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे न तो उसकी तलवार हरा सकती थी और न ही उसकी हिम्मत। सिर्फ 32 साल की उम्र में 12 दिन तक चले एक अजीब से बुखार के बाद इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक मौत से हार गया। मरते वक्त जब उससे पूछा गया कि उसका इतना बड़ा साम्राज्य अब किसका होगा, तो उसके आखिरी शब्द थे, सबसे शक्तिशाली को। ये शब्द एक वसीयत नहीं बल्कि एक चुनौती थे, जिसने उसके जनरलों के बीच दशकों तक चलने वाली एक खूनी जंग छेड़ दी। तो सवाल आज भी वही है, आखिर उसकी मौत की असली वजह क्या थी? क्या उसे जहर दिया गया था, या कोई अनजान बीमारी, या फिर बस यही उसकी किस्मत थी? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होगा। तो सिकंदर अपने पीछे क्या छोड़ गया? एक तरफ थी उसकी मौत के बाद फैली भयानक लड़ाई और केओस, लेकिन दूसरी तरफ था एक ऐसा सांस्कृतिक बदलाव जिसने आने वाली दुनिया की शक्ल ही बदल दी। ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बताता है। उसका बनाया साम्राज्य, जो करीब 13 साल तक एक रहा, उसकी मौत के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उसके जनरलों ने अगले 40 सालों तक एक दूसरे का खून बहाया। लेकिन इसी राजनीतिक तबाही की राख से एक सांस्कृतिक क्रांति ने जन्म लिया। इसे हेलेनिस्टिक युग कहते हैं। वो दौर जब यूनानी भाषा, ज्ञान और संस्कृति उन सभी जीती हुई जमीनों पर फैल गईं और एक नई मिली-जुली दुनिया बनी। और ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है। उसका बनाया साम्राज्य 15 साल भी नहीं टिक सका और लड़ाइयों में खत्म हो गया। लेकिन उसके फैलाए हुए विचार, उसकी संस्कृति, वो 2000 साल बाद भी जिंदा हैं और आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो आखिर में सिकंदर कौन था? कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो है, दूसरों के लिए एक जालिम शासक, लेकिन शायद सबके लिए वो हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।